हाँ तो देखो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है क्या, ग्रेविटेशन, है ना। सब अपन फैमिलियर है ग्रेविटेशन से। किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था वो कहानी भी आपको पता है? पता है क्या है? क्या पता है? क्या न्यूटन जो है वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था और एप्पल गिरा। कहाँ पे गिरा था? सर पे गिरा था या सामने गिरा था? वो तो वो जाने, है ना। सर पे गिरा था, कोई देखने थोड़ी गया था। एप्पल, जैसा कि किताबों में लिखा गया है कि न्यूटन जो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल आके नीचे गिरा और उसने क्या किया, उस एप्पल को देखा कि नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने क्या किया, उस एप्पल को वापस ऊपर फेंका, फिर वापस वो नीचे आ गया। फिर उसने थोड़ा सा छत पे चढ़ के फेंका, फिर भी वापस नीचे आ गया एप्पल। फिर एक बिल्डिंग पे चढ़ के फेंका, जितना दम लगा के उतना दम लगा, फिर भी वापस से नीचे आ जाता है। तो फिर उसने क्या किया, अपनी लेबोरेटरी में गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कई टाइम तक, और लास्ट में उसने कुल मिलाकर के ये कंक्लूजन निकाला और एक लॉ दे दिया जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल वर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब हर जगह वैलिड है, ये कभी फेल नहीं होगा, है ना। तो साथ के साथ आप, है ना, शॉर्ट में बिल्कुल में डेफिनेशंस भी लिखते जाना। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ना, कंप्लीटली अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशन सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इंट्रोडक्शन वही है क्या कि वी अवेयर दैट टेंडेंसी ऑफ ऑल मेटेरियल ऑब्जेक्ट टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अर्थ की ओर अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो न्यूटन ने जो लॉ दिया वो क्या दिया, क्या कहा न्यूटन ने कि इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अनदर मास, यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या इन दिस यूनिवर्स एवरी मास, ठीक है, अट्रैक्ट्स अनदर मास बाय ए फोर्स which is known as a gravitational force। उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, है ना, द मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू ऑफ दिस gravitational force is directly proportional to product of masses, product of mass। जो भी दो मास है m1 एंड m2, दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये दो मास है m1 और एक m2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हुआ, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। ये जो न्यूटन ने कहा है वही लिखा है अपन ने, है ना। क्या कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली, है ना। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों को क्या कर ले, कंबाइन कर लो, है ना। आप लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को एक साथ लिखेंगे। F प्रोपोर्शनल टू क्या आया, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ गया। और अपन को पता है कि फिजिक्स में जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं इक्वल लगा के, है ना। और यहां पर जो ये कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट आएगा g, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपका मेन फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। किसका, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, क्या, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पे g क्या है बताना, हियर, यहां पे ये जो बड़ा g लिखा है ना अपन ने, ये क्या है, हियर कैपिटल G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है ये, ठीक है। और इस g की जो वैल्यू है वो फिक्स है। इस g की वैल्यू कितनी होती है बताइए, कितनी होती है, g की जो वैल्यू है वो अगर आप ये देखिए, इस g की वैल्यू क्या होती है, इस g की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, g की। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। इस g की यूनिट कैसे निकलेगी बताना, यहां से अगर g बराबर देखें तो f r स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। तो न्यूटन r स्क्वायर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम किलोग्राम, तो g की यूनिट क्या लिखूंगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। ये g की वैल्यू है। यूनिवर्सल कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इस g की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। इन दोनों मास को अगर आप उठा करके, पकड़ करके और पानी में डाल दोगे, तेल में डाल दोगे, किसी मीडियम में डाल दोगे तो भी फॉर्मूला यही लगेगा, तो भी g की वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसा ही मिलता जुलता लॉ कूलॉम्स लॉ है, 12th के फर्स्ट चैप्टर में आता है। कौन सा लॉ, कूलॉम्स लॉ। उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, ठीक है। कूलॉम्स लॉ में क्या होते हैं, दो चार्ज होते हैं, Q1 और Q2। इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है जो कि दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के, और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाता है ना। दोनों को देखो प्रोपोर्शनली के हिसाब से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे कांस्टेंट जो लगता है वो क्या लगता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दो चार्जेस के बीच में देखो मिलता जुलता सा है ना, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये वाला फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे ये जो K की वैल्यू है ना, हियर यहां पे K क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट। क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट है ना, जिसकी वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब अगर इन दोनों चार्जेस को आपने उठा के मीडियम में डाल दिया तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। K का एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको, ये K का फॉर्मूला भी है, ये 12th के अंदर है पूरी डिटेल, है ना। तो कई बार क्या है कि मेजर डिफरेंस पूछ लेते हैं कि बताओ कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ में जो मेन जो डिफरेंस है ना वो क्या है, वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। इन दोनों मास को आप उठा करके पानी में डाल दोगे
तो भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना पहले लग रहा था, डिस्टेंस उतनी रहनी चाहिए। लेकिन दोनों चार्जेस को उठा के अगर आपने पानी में डाल दिया तो फिर क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीडियम, एक कूलम्ब्स लॉ वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, बट ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और साथ में अपन ने कंपैरिजन कर लिया कूलम्ब्स लॉ से भी। ये 12th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, ये अपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन पढ़ते हैं एक्सेलेरेशन। अगर अपन ने फोर्स निकाल लिया तो अपन एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हैं। क्या होता है एक्सेलेरेशन और फोर्स में रिलेशन? एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, यही होता है। अपन ने अभी अभी क्या पढ़ा, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला अपन अर्थ के लिए लगाना चाहें, ठीक है, ये अर्थ है ना। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स पहले पढ़ रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, किसके ऊपर लगाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगाएगी। सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे कहाँ है, अर्थ की सरफेस पे, है ना। अर्थ का मास है कैपिटल एम, कितना है, कैपिटल एम मास है, और अर्थ के ऊपर एक छोटा सा एक पार्टिकल रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसका मास है स्मॉल एम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, कितनी लेंगे, अर्थ का रेडियस लेना पड़ेगा, अर्थ का पूरा मास कहाँ कंसीडर करेंगे, सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे कंसीडर करेंगे। तो अर्थ इसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू जी, एक तो आ जाएगा अर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये अपन ने अर्थ किसी भी अपनी सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ये अपन ने फाइंड कर लिया, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, सही है। अब एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, अर्थ बॉडी पर जो फोर्स लगाती है वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अर्थ अब जब इस बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो एक्सेलरेशन भी लगेगा, जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन होगा, जहां एफ है, क्योंकि एफ बराबर एम में होता है हमेशा, जहां फोर्स है वहां ए होगा, जहां ए है वहां एफ होगा। तो ए बराबर कैसे निकलेगा बताओ, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, किससे, जी से, ठीक है, स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एफ बाई एम होता है, यहाँ एक्सेलरेशन की जगह जी आ जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एम, एफ बराबर एम जी हो गया। एफ की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जी, ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, कौन सा वाला मास, छोटा मास, जिस मास का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना वो वाला मास, एक्सेलरेशन किसका निकाल रहे हैं, छोटे एम का, ठीक है, तो अपॉन में क्या लिख दिया, स्मॉल एम। तो बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, आ गया फॉर्मूला, ठीक है। ये छोटा जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ जिस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाएगी तो एक्सेलरेशन भी तो लगेगा, वो वाला एक्सेलरेशन है ये। वैसे ए होता है एक्सेलरेशन, लेकिन अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन है, इसलिए ए की जगह क्या पुट कर देते हैं, जी पुट कर देते हैं, ए बराबर जी पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता भी होगी कितनी होती है, 9.8 होती है। वो 9.8 कैसे आई, ध्यान दीजिए, अर्थ का जो मास है वो फिक्स है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, अर्थ का जो मास है वो अप्रोक्स 6 इंटू 10 की पावर 24 होता है, 10 की पावर 24 किलो होता है। अर्थ की रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर होती है, 6400 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर करना पड़ा। क्यों करना पड़ा होल स्क्वायर, और ये पावर 3 क्यों लगाई,
अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, लेकिन मीटर में। इस पूरे को सोल्व करने के बाद सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आफ्टर सॉल्विंग इस पूरे को सोल्व करने के बाद में जो जी की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी? इस जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग कितनी 10 ले लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है जी का फॉर्मूला। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ निकाला अपन ने? अर्थ की सरफेस पर। कहाँ फाइंड किया है? अर्थ की सरफेस पर रखी थी ना अपन ने बॉडी को, सरफेस वाला फोर्स है ये। तो ये जी भी कहाँ का है? सरफेस का। अर्थ की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू Gm/r²। इसको सोल्व करने में 9.8 है ना, 9.8 का ही एक्सेलरेशन लगता है, क्योंकि अपन सब कहाँ है? अर्थ की सरफेस के ऊपर। ये 2-4 मीटर ऊपर चले भी जाएंगे तो 6400 किलोमीटर आगे तो नेग्लेक्ट ही है, 2-4 मीटर का कोई फर्क है नहीं पड़ता है। लेकिन ज़्यादा हाइट पे चले गए तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ अभी पढ़ेंगे आगे। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन ने फॉर्मूला क्या निकाला? Gm/r²। डेंसिटी की टर्म्स में क्या होगा ध्यान दीजिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी की टर्म्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करते हैं। अभी अपना फॉर्मूला क्या आया था बताना? Gm/r² आया था। चलो डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो। किसका फॉर्मूला? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है। तो मास बराबर क्या हुआ? रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³ होता है, क्योंकि अर्थ एक स्फीयर मानते हैं, और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³। तो इसको कहाँ रख दूं? इस m की जगह पुट कर दूं क्या? तो क्या आ जाएगा देखिए, g बराबर क्या आ जाएगा? g रो 4/3πr³ अपॉन r²। से एक r बच जाएगा क्या? तो क्या आंसर आया देखिए, 4/3π ρg r। ये फॉर्मूला आ गया डेंसिटी की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी बढ़ाएंगे तो जी बढ़ेगा, ठीक है। ये जी जो है वो डेंसिटी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जी का डेंसिटी के साथ ग्राफ पूछे तो कैसा आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। तो जी के दो फॉर्मूले, दोनों याद रखने हैं आपको। जी के कितने फॉर्मूले हुए? दो। कौन कौन से? एक तो Gm/r², Gm/r², और दूसरा फॉर्मूला 4/3πρgr, 4/3πρgr। ये सेकंड वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इस जी की वैल्यू में वेरिएशन की स्टडी करेंगे, है ना, ध्यान देना। वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट की वजह से जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा? किस वजह से? हाइट की वजह से, है ना। देखिए ये अपनी अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल M, अर्थ की जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल R। अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो सरफेस पे नहीं होकर के थोड़ा सा हाइट पे है। कितनी हाइट पे? h हाइट पे। ये h हाइट पे है। मैंने कहा 2, 4, 5, 10 मीटर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लो कोई 3200 किलोमीटर ऊपर चला जाए तो फर्क तो जी की वैल्यू में फर्क पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था जी वाला, ये फॉर्मूला तो सरफेस के लिए है। कहाँ के लिए? ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रखा है? सरफेस पे, और अपन सब कहाँ है? सरफेस पर ही है। लेकिन अगर कोई सरफेस से h हाइट पे चला जाए, अब इसके ऊपर कितना जी लगेगा वो निकालते हैं। तो एट h हाइट, चलिए एट सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस पर, अर्थ की सरफेस के ऊपर जी का क्या फॉर्मूला होता है? Gm/r²। कहां पर? अर्थ की सरफेस पर, ठीक है। अब कहां निकालना है अपन को? एट
h हाइट, कितनी हाइट पर, h हाइट पर क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर, ये डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल फिर यहां से यहां तक की, ये r है ना, तो टोटल कितनी हो गई r प्लस h। इस पॉइंट पर g निकालना है, तो पूरा का पूरा अर्थ क्या, जो पूरा का पूरा जो मास है वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा मास जो है वो काउंट हो जाएगा, पूरा का पूरा मास इसके अंदर आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा जी एम बाई, यहाँ पे क्या लिखूं, r प्लस एच का होल स्क्वायर। सही है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं अपन, है ना। कैसे करें सोल्व, ध्यान दीजिएगा, जी एम, मैं r को कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाई आर, ये पता चल गया क्या आपको, यहाँ तो r था कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया, है ना, यहाँ r था ही नहीं फिर भी कॉमन ले लिया तो बाई आर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर लगेगा, किसके लगेगा, इसके या इसके, दोनों के लगेगा, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, सही है ना। ये अपन ने, ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला जी का, सरफेस वाला, तो देख लीजिए क्या आ गया, जी डैश बराबर आ गया जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये जी का फॉर्मूला आ गया एक तरह से एच हाइट पर, कितनी हाइट पर, एच हाइट पर, ये आ गया मेन फॉर्मूला आ चुका है अपना, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको और आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। इसी को क्या अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2, ये क्या किया, जो नीचे 2 पावर थी उसको ऊपर ले गए। अब एक बाइनोमियल वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो फिजिक्स में कई बार काम आ जाता है ना, नाम है उस फॉर्मूला का बाइनोमियल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, बाइनोमियल फॉर्मूला। कि बाइनोमियल फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। बाइनोमियल फॉर्मूला देखिए, वापस से देखिए, बाइनोमियल फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला आ जाए, जैसे 1 प्लस एक्स के पूरे के ऊपर पावर n लगी है, उस n को कहाँ लगा देना, x के आगे लगा देना बस, बाकी और भी टर्म्स होती है वो नेग्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, बहुत कम है, x क्या होता है, वेरी स्मॉल, x क्या है यहाँ पे, बहुत कम है, तब ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। बाकी ये बड़ा है बहुत फॉर्मूला, लेकिन अपने फिजिक्स में केवल इतना ही काम का है, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स। तो बताओ फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर, बोलो फटाफट से, 1, ये -2 कहाँ आ जाएगा, तो -2h अपॉन आर हो जाएगा क्या। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब x क्या हो, वेरी स्मॉल, x की जगह क्या है, h बाई आर। जब ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, वैलिड इफ h बाई आर क्या हो, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब है टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो कब होगा, जब h इज वेरी 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 लेस देन r। जब h की वैल्यू r से बहुत कम होगी तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर नहीं होगी तो ये मेन फॉर्मूला है। अगर h की वैल्यू मान लो 3200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दी हुई है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। और h की वैल्यू मान लो आधा 1 किलोमीटर ही दे रखी है, एक तो 6400 के आगे आपको पता चल जाएगा कि कौन नेग्लिजिबल है। एक तो 6400 किलोमीटर, ठीक है, और एक आधा 1 किलोमीटर दे रखा नेग्लिजिबल है, मीटर में दे रखी है वो भी नेग्लिजिबल है। लेकिन मान लो 200 किलोमीटर दे रखा है, तो 6400 के आगे 200 नेग्लिजिबल नहीं है, समझ गए। ये 2 फॉर्मूले हैं, आगे है हाइट वाले। ये फॉर्मूला कब, हमेशा सही नहीं है, इस फॉर्मूले को आप हमेशा नहीं लगा सकते, जब h बहुत कम हो तब लगाना है, ठीक है। अब देखिए, h हाइट पर अपन ने g की वैल्यू में वेरिएशन निकाल लिया, इसको भी आगे और सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करें देखना, g डैश बराबर हो गया g माइनस 2gh बाई आर। बताइए क्या किया, g को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
तो देखिए क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल्स टू, अब इसको और आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा जी डैश माइनस जी इक्वल्स टू माइनस का 2gh/r। ठीक है ना। जी डैश माइनस जी को डेल्टा जी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा जी। डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2gh/r, है ना। ये तो बताओ डेल्टा जी बाई जी क्या हो जाएगा, माइनस का 2h/r। ठीक है, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। चलो परसेंटेज लेंथ निकालनी है तो लेंथ का परसेंटेज निकालना है, किसका परसेंटेज, लेंथ का परसेंटेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ में चेंज अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100। ठीक है, समझ गए। मान लो जैसे परसेंटेज निकालना सिखाता हूं आपको, ठीक है। मान लो कि मयंक का वजन पहले 40 किलो था, है ना, और अब 50 किलो हो गया। ठीक है, पहले कितना था, 40 किलो था, अब 50 किलो हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा, हाँ 10% नहीं बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा। परसेंटेज कभी भी निकालना है तो फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। समझ गए, कितने का चेंज हुआ, 10 का, है ना, अपॉन में 40 इंटू 100। ठीक है, तो क्या आंसर आया, कितना आया, 25% आएगा, 20 नहीं 25%। 40 किलो से 50 किलो वजन बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 25% बढ़ गया। ठीक है, कर सकते हो। मान लो पहले 20 किलो वजन था किसी का, है ना, और अब 30 किलो हो गया, अब बता दो परसेंटेज में कितना बढ़ा। सोल्व कीजिए और परसेंटेज में बता दीजिए कितना परसेंट वजन बढ़ा। फटाफट से आंसर निकालो। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। क्या आंसर आया, 50% आया। क्या आंसर आया, 50% आया। सही है क्या, ठीक है। चेंज कितने का, 10 अपॉन इनिशियल इनटू 100 आ गया, कितना आया, 50% आया। ठीक है, चलो मान लो रक्षिता हॉस्टल में पहले 5 रोटी खाती थी, है ना, कितनी खाती थी, 5। अब आजकल 7 रोटी खाने लग गई अब, है ना, तो बताओ कितने परसेंट बढ़ गई इसकी डाइट, कितने परसेंट बढ़ गई, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100 कितने का चेंज आया, 2 अपॉन 5 इंटू 100 आ गया क्या आंसर। 40% खुराक बढ़ गई इसकी, है ना। तो परसेंटेज कभी भी निकालना है। अब जी का अपन के पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान देना, जी का परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज, जी का परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑफ जी, जी का परसेंटेज क्या होगा, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो क्या आ जाएगा जी का परसेंटेज, माइनस का 2h/r इंटू 100। सही है क्या, ये कहाँ से आया माइनस 2h/r, यहाँ से। तो अपन ने क्या टॉपिक पढ़ा कि जी की वैल्यू में वेरिएशन किसके साथ, ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से जी की वैल्यू में क्या चेंज आता है, क्या वेरिएशन आता है। अब आप मुझे ये देख के बताओ कि जैसे जैसे अपन अर्थ की सरफेस से हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू में कमी आएगी, डिक्रीमेंट होगा या इंक्रीमेंट होगा। कैसे पता चला डिक्रीमेंट होगा, इनवर्सली है r+h, समझ गए, 1 अपॉन में, यानी जैसे जैसे अपन हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू में क्या होती जाएगी, डिक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, अब अपन डेप्थ के साथ स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है वेरिएशन, क्या, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ के साथ जी में वेरिएशन, किसके साथ, डेप्थ के साथ।
ये क्या है, अर्थ, ठीक है। अर्थ, इस पूरी की पूरी अर्थ का जो मास है, इस पूरी की पूरी अर्थ का जो मास है वो कितना है, कैपिटल एम। कितना मास है बोलो इसका, इसका मास जो है वो कैपिटल एम मास है, पूरी अर्थ का मास है ना। अब अपन कहाँ जा रहे हैं, सरफेस से नीचे चले गए, कितनी डेप्थ में गए, एच डेप्थ। पहले तो एच हाइट पे गए थे, अब अपन एच ही डेप्थ में चले गए, है ना। एच डेप्थ में चले गए, ये रेडियस कितनी है यहाँ पे, आर रेडियस है ना। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, आर माइनस एच हो गई आर माइनस एच, ठीक है। तो ये देखिए अब केवल यही वाला मास काउंट होगा। देखिए अब इसे यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसको पूरी अर्थ का मास एम अट्रैक्ट नहीं करेगा, केवल ये वाला जो मास है ना, ये वाला मास ही उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मास एम नहीं, एम डैश है। क्या है, एम डैश है, ठीक है। पूरी अर्थ का मास क्या था, एम, लेकिन अपन एच साइड नीचे आ गए तो इसको खींचने वाला एम डैश मास ही है, पूरा एम नहीं है। तो पहले वाले में पूरा एम क्यों लिया था फिर, क्योंकि ऊपर था वो, इसलिए पूरा काउंट होगा एम। अब ध्यान रखना पूरा एम काउंट नहीं होगा। क्या आपको पता है सरफेस पे क्या होता है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी का फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर। अब अपन कहाँ निकाल रहे हैं, एट एच डेप्थ, कितनी डेप्थ में गए अपन, एच डेप्थ में गए, तो नया फॉर्मूला जी डैश बराबर हो जाएगा जी एम डैश अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वायर। सही लिखा है क्या, यहाँ मैंने एम डैश लिखा है, क्या लिखा है, एम डैश लिखा है। पिछले वाले में एम डैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूरा मास एम ही काउंट हो रहा था। अब इस एम डैश की वैल्यू फाइंड करनी है कैसे भी करके, किसकी वैल्यू, एम डैश। आपके लिए अब एक नया क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन बन गया, इस पूरी अर्थ का मास, इस पूरी की पूरी अर्थ का मास अगर एम है तो इतने से पार्ट का मास, ये वाला मास क्या होगा, कैसे निकालोगे। पूरी की पूरी रेडियस क्या थी बताना, पूरी की पूरी रेडियस क्या थी, आर, लेकिन ये वाली रेडियस क्या है, आर माइनस एच, है ना, आर माइनस एच, देख लो आर माइनस एच ही है नहीं। तो पूरा का पूरा जो मास था एम, ये पूरा वॉल्यूम कितना है, आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब का मास, 4/3 पाई आर क्यूब का जो मास है पूरा का पूरा कितना है, एम। तो बताओ एक वॉल्यूम का मास क्या होगा, एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो बताओ इतने से वॉल्यूम का मास क्या होगा, इतना सा वॉल्यूम कितना है, ये है क्या, 4/3 पाई आर माइनस एच के क्यूब का मास क्या होगा, कितना होगा, है ना। सोल्व कर लेते हैं, कितना आता है, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू 4/3 पाई आर माइनस एच का क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या है आंसर, एम अपॉन आर क्यूब, आर माइनस एच का क्यूब, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास में, एम डैश की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, एम डैश की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, एम डैश की, ठीक है। तो ये एम डैश की वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या पुट करनी है, एम डैश की वैल्यू बताओ क्या आई थी, एम बाई आर क्यूब, आर माइनस एच का क्यूब, डिवाइडेड बाई क्या करना है, आर माइनस एच का स्क्वायर। ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो एक बच जाएगा। तो बताओ क्या आंसर आया, देखो जी डैश बराबर आ गया जी एम बाई आर क्यूब आर माइनस एच, ये आया क्या। एक काम करते हैं, ये जो आर क्यूब है ना, क्या आर क्यूब, इस आर क्यूब को क्या आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकता हूँ, क्यों लिखा है ऐसा, जी हो गया, ठीक है। इधर क्या बचा, आर माइनस एच अपॉन आर, आर से आर डिवाइड कर सकते हो क्या, तो 1 माइनस एच बाई आर आ गया क्या। ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ गया
किसके साथ? डेप्थ के साथ, है ना। अगर अपन डेप्थ में जाएंगे तो भी जी की वैल्यू में कमी आएगी, क्योंकि माइनस आ रहा है, यहाँ भी, वहाँ भी माइनस आ रहा था, यहाँ भी माइनस आ रहा है। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। उसमें तो क्या थी? कंडीशन थी, ठीक है। तो अब इसका परसेंटेज निकाल के दिखाओ। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज के लिए पहले ब्रैकेट ओपन कर दो आप, g माइनस जी एच बाई आर। तो बताओ डेल्टा g क्या हो जाएगा? g माइनस जी डैश माइनस का जी एच बाई आर। तो डेल्टा g बराबर क्या हो गया? माइनस जी एच बाई आर। तो बताओ डेल्टा g बाई जी क्या हुआ? डेल्टा g बाई जी क्या हुआ? माइनस जी एच बाई आर हुआ। परसेंटेज का फॉर्मूला पता है क्या आपको? परसेंटेज कैसे निकालते? चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का जी एच बाई आर इंटू 100। ये परसेंटेज जी वाला फॉर्मूला आ गया। और इससे पहले परसेंटेज जी वाला फॉर्मूला क्या था? इससे पहले परसेंटेज जी वाला फॉर्मूला क्या था? माइनस 2h बाई आर इंटू 100। और अभी वाला फॉर्मूला क्या है? माइनस जी एच बाई आर इंटू 100। क्या फर्क है इन दोनों फॉर्मूलों में? वहां 2 है या वहां 2GH था, वो डबल था। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि वो जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला था, कौन सा बोला? परसेंटेज जी हाइट वाला जो फॉर्मूला था वो दुगुना है किसका? परसेंटेज जी कौन सा? डेप्थ वाला। यानी कि अगर हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू में ज्यादा कमी आती